दोस्तों, आप सबका टारगेट विद पार्थ में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य के तहत वर्ष भर की जितनी भी खगोलीय गतिविधियां हैं उन सब को तैयार करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में तैयार करेंगे और आसान ट्रिक्स के जरिए तैयार करेंगे। तो वीडियो जब ख़त्म होने की कगार पे पहुंचेगी तो लगभग चीज़ें जो हैं आपके मन मस्तिष्क में रच बस जाएंगी, इतना भरोसा करिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 4 ये मिशन है, इसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। किस दिन दी गई है? तो 18 सितंबर को दी गई है। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। खास बात यह है जो आपको याद रखनी है विशेष तौर पर, 18 सितंबर को कुल 4 मिशनों को मंजूरी दे दी गई। उसमें से चंद्रयान 4 का एक हो गया है, दूसरा हो गया न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसको मंजूरी दे दी गई है। कब? 18 सितंबर को ही। इंडियन स्पेस स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है और वीनस आर्बिटर मिशन को भी लॉन्च करने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये डेट जो है आपको इसीलिए याद रखनी है। चंद्रयान 4 के बारे में हम लोग और जाने तो पाएंगे कि ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया जाएगा इसके जरिए और पुनः पृथ्वी पर वापस आया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन का ये लक्ष्य है, मतलब उससे नमूने एकत्र किए जाएंगे और मानव युक्त लैंडिंग 2040 तक प्रस्तावित है, याद रखिएगा इस मिशन के तहत 36 महीनों के अंदर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जब कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो फिर उसका अनुमोदन भी जरूरी होता है जो संसद के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कहा गया है अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 36 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो चंद्रयान 4 मिशन क्या करेगा? जो हमने एक लक्ष्य रखा है कि चंद्रमा की सतह पर मानव युक्त लैंडिंग कराएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बेस प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है मानव युक्त लैंडिंग, लेकिन ये चंद्रयान 4 दूसरा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का अभी भी कोई स्पेस स्टेशन मौजूद नहीं है। चाइना ने हाल ही में तियांग यांग करके एक अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च किया है, तियांग यांग, लेकिन भारत का कोई नहीं है। तो मंत्रिमंडल ने इसकी भी पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दे दी है, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा। प्रक्षेपण जो है इसका 2028 में प्रस्तावित है। 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो स्पेस स्टेशन होगा वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये 2035 भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं वीनस आर्बिटर मिशन की। तो पहले जान लेते हैं आर्बिटर मिशन। आर्बिटर मिशन दोस्तों वो मिशन होते हैं जो आर्बिट में स्थापित किए जाते हैं, किसी ग्रह की आर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। वो सतह पर नहीं उतरते हैं, बस उसके चारों ओर घूम घूम के ही उसके वातावरण का, ग्रह के वातावरण का, उसकी जो बनावट है उसका अध्ययन करते हैं, तस्वीरें लेते हैं और उनको धरती पर भेजते हैं। तो आर्बिटर मिशन यही है, मतलब इसके चारों ओर घूमेगा। वीनस आप लोग जान ही रहे हैं, शुक्र की बात हो रही है। तो कैबिनेट ने 18 सितंबर को ही आर्बिटर मिशन को भी स्वीकृति दे दी है, वीनस आर्बिटर मिशन। तो वीनस का वैज्ञानिक अन्वेषण किया जाएगा इसके जरिए। इसका प्रक्षेपण 2028 तक प्रस्तावित है और यही इंडियन स्पेस स्टेशन का भी वर्ष है जब उसको प्रक्षेपित किया जाएगा। मिशन के लिए कुल लागत 1236 को मंजूरी प्रदान की गई है, ये भी याद रखिएगा, 1236 करोड़। तो 12 और 12 तियां 36। शुक्र ग्रह की बात करें यार, तुम लोग लाइक कर दो और शेयर करते चलो, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आप लोग भी देख रहे होंगे, पता नहीं क्या यूट्यूब इस बार कर रहा है। जैसे पिछली आप आई दृष्टि की वीडियोज उठा के देखेंगे तो उस पर 4000 5000 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप लोगों का समर्थन तो मिलना चाहिए भाई, अकेले एक तरफा चीज़ें नहीं हो पाएंगी। शुक्र ग्रह से संबंधित और वैश्विक मिशनों को देख लेते हैं। मैरिनर 2 मिशन, ये नासा का मिशन था, ठीक है, पहला सफल मिशन था। मैगलन, ये भी नासा का था। वीनस एक्सप्रेस, ये यूरोपीय अंतरिक्ष यान था, याद रखिएगा। तो वीनस एक्सप्रेस अलग था, बाकी मैगलन और मैरिनर, ठीक है, दोनों के नाम जो है माँ से शुरू हो रहे हैं, वो दोनों अमेरिका के हैं, नासा के हैं। डाविंकी और बेराइटस, ये दोनों भी नासा के ही हैं, 2030 में प्रक्षेपित किए जाएंगे। ये तो किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, 18 सितंबर को ही इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। NGLV जिसका नाम है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है, जो अभी LVM-3 है, लॉन्च व्हीकल M3 है, जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, उसकी तुलना में पेलोड कैपेसिटी जो है वो 3 गुना होगी और इसकी लागत जो है LVM-3 की मात्र 1.5 गुना होगी,
ठीक है, लेकिन क्षमता जो है 3 गुना होगी, तो क्षमता से ठीक आधी लागत, ऐसे याद रखिएगा। और ये रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा, याद रखिएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में ये 30 टन तक का पेलोड स्थापित कर सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट आप लोग जान ही रहे हैं, लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ऑर्बिट होती है, ऊंचाई पर, उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, उसकी ऊंचाई जो है लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। तो ये 30 टन जो है बाहर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाके स्थापित कर सकता है। अभी तक हमारी क्षमता कितनी है? लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब जो 36,000 किलोमीटर वाला है उसमें 4 टन स्थापित करने की क्षमता है, याद रखिएगा। फिर एनजीएलवी के विकासात्मक चरण को 96 माह मतलब 8 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। पोलारिस डान मिशन की बात करें तो ये नासा का ही एक मिशन है, ठीक है। नासा के फ्लोरिडा स्थित कनेडी स्पेस सेंटर से इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, लेकिन फाल्कन 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में लेके गया, पोलारिस डान, ठीक है। जो नागरिक हैं उनको डान बनाया है इसने, पोलारिस डान। और जो चीज़ आपको याद रखनी है कि ये अंतरिक्ष यात्रियों की पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक है, मतलब ये लोग पैसा देकर मजा लेने गए हैं, वॉक करने गए हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक होती वैसे गए हैं। गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई ये पहली स्पेस वॉक है, मतलब सामान्य लोग यहाँ पहुँचे हैं, कोई विशेषज्ञ लोग नहीं गए हैं, याद रखिएगा। पोलारिस क्या है? एक तारामंडल है, तारामंडल के नाम पर इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है पोलारिस। ये 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है। फिर है एक्सियोम स्पेस, ये दोस्तों इसरो का मिशन है। अगस्त 2024 में इसको लॉन्च किया गया है, और इस मिशन के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, एक बैकअप के तौर पर व्यक्ति जा रहा है और एक प्राइम जा रहा है। तो प्राइम कौन है? शुभांशु शुक्ला, ये भारत के हैं, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन ये बैकअप के तौर पे जाएंगे, ठीक है। बैकअप आप लोग जान ही रहे होंगे। गगनयान मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो नामित हैं, उनमें से 2 तो यही हो गए हैं, बालकृष्णन और शुभांशु शुक्ला, और जो 2 बचे हैं वो हैं अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। तो कैसे याद रखना है? इनमें 3 नाम जो हैं वो भगवान कृष्ण और अंगद से संबंधित हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों देवता हैं, एक बालकृष्णन, एक खाली कृष्णन और अंगद पाँव जमाने वाले। शुभांशु शुक्ला, तो ये काम जो है गगनयान वाला वो शुभ होगा हमारे लिए। तो 3 भगवान जब जाएंगे गगनयान में तो जो रिजल्ट आएगा वो शुभ होगा, शुभांशु होगा, तो ऐसे याद रखिएगा। रूमी 2024 ये एक विश्व में पहली बार रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। अब सवाल बनता है कि हाइब्रिड रॉकेट क्या है, क्योंकि एक इसरो ने भी रीयूजेबल रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, उसका नाम है पुष्पक। तो अब अंतर यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो ऊपर पुष्पक है वो सामान्य रॉकेट है, जबकि ये रूमी जो है वो हाइब्रिड रॉकेट है। तो हाइब्रिड रॉकेट जो है दोस्तों सॉलिड और लिक्विड दोनों ईंधनों का इस्तेमाल करता है, जबकि पुष्पक जो है केवल एक ईंधन का ही इस्तेमाल करता है, सॉलिड या लिक्विड। इस रूमी को तमिलनाडु के थिरुविंथाई से लॉन्च किया गया, ये तटीय गांव है, याद रखिएगा। तो रूमी ये पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है और पूरी तरह से आतिशबाजी और TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यून से मुक्त है, ठीक है, मतलब वही धुआं वगैरह और प्रदूषण नहीं फैलाएगा। रूमी जो है अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया। अन्नादुरई को द मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इस मिशन के डायरेक्टर कौन है उनका नाम भी याद रखिएगा, आनंद मेघालिंगम। तो एक अन्नादुरई और आनंद मेघालिंगम, ये 2 नाम याद रखिएगा। चेन्नई स्थित स्पेस जोन इंडिया नामक एक ग्रुप के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, याद रखिएगा। अब SSLV D3 रॉकेट की बात करें, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च करता है, लॉन्च व्हीकल है, जैसे अपना PSLV है, ये बड़े रॉकेटों को लॉन्च करता है और ये छोटे मिशनों को लॉन्च करता है, छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और PSLV बड़े सैटेलाइट को। तो इसने एक मिशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कैसे याद रखना है? व्हीकल के आगे 3 लिखा हुआ है, और इसी 3 को जब पूरा कर दोगे तो 8 बन जाएगा। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 है, उसको लॉन्च किया है SSLV D3 ने।
2022 में एसएसएलवी ने अपनी पहली उड़ान भरी थी, तब उसने जो मिशन लॉन्च किया था वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 मिशन को लॉन्च किया था और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है और इसको स्थापित कर दिया है सफलतापूर्वक। और इसके साथ एक और छोटा सा सैटेलाइट है जिसका नाम है डेमोसैट। इसे बनाया किसने है छोटे सैटेलाइट को? तो स्पेस रिक्शा नाम का एक स्टार्टअप है, उसने बनाया है। और एसआरएम पब्लिक स्कूल में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया है ये। तो मतलब क्या है, एक पेलोड इसका जो है वो एसआरएम पब्लिक स्कूल ने बनाया है, स्कूल के बच्चों ने बनाया है, याद रखिएगा। तो ये 2 पेलोड लेके गया है। स्पेस रिक्शा के द्वारा जो डेमो सेट बनाया गया है वो 2 पेलोड लेके गया है, उनमें से एक पेलोड जो है वो एसआरएम पब्लिक स्कूल ने बनाया है। तो इस स्कूल का नाम याद रखिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पृथ्वी पर वन, वनस्पति, सूखा, बाढ़ की स्थितियों, मृदा, जलवायु या मौसम, इन सब का सर्वे करता है। एसएसएलवी ये नया प्रक्षेपण यान है, जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा है। 2022 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 का इसको प्रक्षेपित किया गया है एसएसएलवी 1 से। ठीक है, तो 2022 में, और क्रम कौन सा है? क्रम भी दूसरा है। तो 22 का 1-2 उठा लेना और सैटेलाइट के आगे लगा देना, ऐसे याद रहेगा। तो ये छोटे मतलब कम वजनी सैटेलाइट को स्थापित करता है लो अर्थ ऑर्बिट में एसएसएलवी। पुष्पक की बात करें, जिसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ये रीयूजेबल प्रक्षेपण यान है। सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग जो है वो करा ली गई है इसरो के द्वारा, लेकिन कहाँ कराई गई है ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। इससे पहले अभी हमने रूमी को पढ़ा है, वो किसका है? स्पेस जोन का, लेकिन ये पुष्पक इसरो का है, ये हाइब्रिड नहीं है। तो इसका जो परीक्षण हुआ है वो कहाँ हुआ है? चित्रदुर्ग में हुआ है। ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर इसका परीक्षण हुआ है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के अगर पूछेगा तो एक स्टेटमेंट डाल देगा कि जो पुष्पक है उसका परीक्षण श्रीहरिकोटा में किया गया, और आपने अगर उसको चुन लिया तो आप बच्चा खा जाएंगे। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रमोचित किया गया था, लॉन्च किया गया था। अच्छा, एक इसका इसरो का एक प्रोग्राम है RLVTD प्रोग्राम, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उन्हीं पर काम करने के लिए एक इसरो ने अपना प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है RLVTD, बस इतना ही याद रखिएगा। पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन से युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट, जैसे फोटोकॉपी होती, ठीक मटेरियल डाला मशीन में और इंजन बन गया, उसी को कहा जाता है 3D प्रिंटेड, क्योंकि X, Y और Z तीनों एक्सिस में रहती हैं, इसलिए इसको 3D कहा जाता है। तो इस इंजन से युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट, इस रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण, और इस इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। परीक्षण इसका श्रीहरिकोटा में हुआ, और इसको बनाया किसने है? प्रक्षेपण इसका किया किसने? अग्निकुल नामक जो स्टार्टअप है चेन्नई का, उसने किया है, याद रखिएगा। चेन्नई का भी एक और स्टार्टअप हमने पढ़ा था, क्या नाम था उसका? स्पेस रिक्शा। ठीक है, तो भारत का ये प्रथम निजी लॉन्च पैड है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। उस लॉन्च पैड का नाम क्या है? धनुष। तो याद रखिएगा, ये 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट है, क्या नाम है? अग्निबाण। रॉकेट बाण की तरह ही छूटता है, उस पर पेलोड होता है, तो रॉकेट का नाम है अग्निबाण और इंजन का नाम है अग्निलेट, और जिस लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया उसका नाम है धनुष। तो धनुष में लगा के क्या हुआ है? बाण को चलाया गया है, याद रखिएगा। धनुष में लगा के बाण को चलाया गया है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। फिर है ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। ब्लू ओरिजिन एक स्पेस कंपनी कहाँ की? अमेरिका की है। इसने एक ये प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एक निजी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जैसे स्पेस एक्स है एलन मस्क की, ठीक वैसे ही है ब्लू ओरिजिन। तो ये एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन था। उपकक्षीय उड़ान मिशन क्या होता है? जो मेन ऑर्बिट है पृथ्वी की उसमें नहीं जाता है, जो सैटेलाइट है या जो मिशन है वो मेन ऑर्बिट में नहीं जाता, उसके आसपास जाके और पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। तो 6 अंतरिक्ष यात्रियों को, ये 7वां उड़ान मिशन था, ये आपको नहीं याद रखना। इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्री गए थे, उनमें से एक थे गोपी थोटाकुरा। अब सवाल बनता है, जो इसमें नहीं दिया गया है, कि ये किस राज्य के थे? तो ये आंध्र प्रदेश के थे, याद रखिएगा। और ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं भारत के। इनसे पहले राकेश शर्मा जो हैं वो 1984 के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। इनके बाद राकेश शर्मा के बाद गोपी थोटाकुरा दूसरे भारतीय हैं, और पहले नागरिक अंतरिक्ष, ये पर्यटक हैं, ये घूमने गए थे, ठीक है, मजा लेने, गोपी थोटाकुरा, लेकिन ये शोध के उद्देश्य से गए थे राकेश शर्मा, याद रखिएगा।
तो न्यू शेपर्ड ब्लू जो है ओरिजिन न्यू शेपर्ड मिशन है, इसीलिए इसका नाम NS रखा गया, NS-25। इसका फुल फॉर्म ही है न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन का पूर्णतः पुनर्प्रयोग रीयूजेबल उपकक्षीय रॉकेट है। मतलब ये मेन ऑर्बिट में नहीं गए, बस दूर से घूम के चले आए। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट, मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। ठीक है, याद रखिएगा शिलान्यास किसने किया, कहाँ पर किया, कुलशेखरपट्टिनम में। ये है कहाँ, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक तटीय गांव है, वहाँ पर इसका शिलान्यास किया, मतलब काम शुरू हो गया, नींव पड़ गई। इसका उपयोग छोटे जैसे SSLV को लॉन्च करने में किया जाएगा। और भारत का प्रथम अंतरिक्ष पोर्ट कौन सा है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। एक सवाल पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा को ही स्पेस सेंटर क्यों बनाया गया। दोस्तों ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर आपको पता है कि पृथ्वी की चाल अधिक होती है और पृथ्वी घूमती किधर है, पश्चिम से पूर्व। तो जो रॉकेट हैं उनको इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तब होता क्या है, रॉकेट एक तो अपनी गति से उड़ता है, उड़ान भरता है, इसके साथ ही उसको पृथ्वी की भी गति मिल जाती है। पृथ्वी की भी गति मिल जाती है तो क्या होता है, कम ईंधन की जरूरत होती है और उसकी गति और ज़्यादा बढ़ जाती है रॉकेट की। तो इसीलिए इसको चुना गया। अब आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर तो वो आंध्र प्रदेश में है, उससे पहले केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ कहीं पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा इक्वेटर के पास होते। उसका कारण दोस्तों ये है कि यहाँ पर सटीक बढ़िया जगह है, एकदम उम्दा। तमिलनाडु और केरल में आप लोग देखते ही हैं, यहाँ पर वर्षा होती रहती है प्रायः, कोरोमंडल तट और मालाबार तट ज़्यादा वर्षा होती है, तो उससे भी दिक्कत आ सकती थी। दूसरा ये जो श्रीहरिकोटा है, ये इधर समंदर है, ठीक है, और ये है श्रीहरिकोटा, और इसके पीछे एक झील है, पुलिकट झील। तो इधर भी वाटर बॉडी है और इधर भी वाटर बॉडी है। यहाँ से जो भी सैटेलाइट या जो भी रॉकेट उस पर प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, उसको गिरने के लिए एक अच्छा क्षेत्र मिल जाता है जो आबादी मुक्त रहता है, कोई घायल नहीं होता है। यहाँ से उड़ेगा तो समंदर में गिरेगा, और यहाँ से इधर के लिए अगर बाई चांस उड़ गया, वैसे तो पूर्व दिशा में ही उड़ाए जाते हैं, तो ये झील में गिरेगा। तो इस वजह से सतीश धवन स्पेस सेंटर को आंध्र प्रदेश में बनाया गया, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पहली बार पता लगी होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर है 2005 EX-296 क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो प्रोफेसर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर इसका नामकरण करने की घोषणा की गई है। तो ये याद रखिएगा, EX-296 एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है, उसका नाम भारत के जो प्रोफेसर हैं जयंत मूर्ति, उनके नाम पर रखा जाएगा। ये जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसी में इनके योगदान को रेखांकित करने के लिए उस एस्टेरॉइड का नाम जो है इनके नाम से रखा जाएगा, जयंत मूर्ति। स्टैट्यू ऑफ शिव शक्ति, या खाली आप शिव शक्ति देखिए, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके कार्यकारी समूह ने, जहाँ पर विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर लैंड किया था, जिस स्थान पर लैंड किया था, तो उसका नाम जो है शिव शक्ति करने के लिए मंजूरी प्रदान की, याद रखिएगा। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे आगे जब हम चंद्रयान 3 को पढ़ेंगे। विक्रम-1 के दूसरे चरण का परीक्षण किया गया। तो ये है क्या, स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट लिमिटेड है। पीछे हमने अग्निलेट को पढ़ा। तो विक्रम-1 प्रक्षेपणयान के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इस दूसरे चरण को नाम क्या दिया गया, कलाम 250, ये भी याद रखिएगा। और 2023 में स्काई रूट ने विक्रम-1 रॉकेट के पहला परीक्षण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो विक्रम-1 रॉकेट है, ये कार्बन फाइबर से निर्मित रॉकेट है। इसका क्या फ़ायदा होता है, ये अधिक लचीला होता है। कार्बन फाइबर ज़्यादा ताप को सह लेता है, तो जो वायुमंडल का घर्षण है उससे जो आग लगने की संभावना वो कम हो जाती है। तो ताप भी ज़्यादा सहने में सक्षम होता है। कार्बन फाइबर लचीला होता है, कम लागत इसमें लगती है अगर इससे बनाया जाता है, और साथ ही मजबूत बहुत होता है। तो ये पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है। ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला सफलतापूर्वक फरवरी 2024 में लैंड किया है। पहला निजी रॉकेट है। किसने इसको लैंड कराया है, तो फाल्कन 9 द्वारा इसको मतलब लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है अंतरिक्ष यान को। फाल्कन 9 स्पेसएक्स का है। और इस स्पेस क्राफ्ट को बनाया किसने है, तो इंट्यूटिव मशीन्स कंपनी ने इसको बनाया है, याद रखिएगा। और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में एक क्रेटर के पास उतरा, उसका नाम क्या है, मैला पार्ट। ठीक है, कैसे याद रखना, मैले पार्ट के पास उतरा, गंदे क्षेत्र में उतरा, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। और मेला पार्ट क्रेटर का नाम मेला पार्ट क्यों पड़ा,
क्योंकि एक बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम मैलापर्ट पड़ा है, याद रखिएगा। हैफ्स का सफल परीक्षण किया गया है। यह है क्या हैफ्स, देखते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया। ये जो CSIR है, इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और ये आपने देखा होगा एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, वो इसी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसके वैज्ञानिकों ने हैफ्स का सफल परीक्षण किया है। हैफ्स है क्या, एक स्यूडो सैटेलाइट है। स्यूडो सैटेलाइट क्या होते हैं, ये ड्रोन से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ जाते हैं, और ये सैटेलाइट भी नहीं होते हैं। मतलब ये अंतरिक्ष में नहीं जाते हैं, लेकिन ड्रोन जितनी ऊंचाई पे जा सकता है उससे ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं। तो कहा जाए कि ड्रोन और जो सैटेलाइट है उसके बीच का एक उपकरण है स्यूडो सैटेलाइट। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, और ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब इन्हें दोबारा बुला लिया जाता है। इनको लॉन्च करने में लागत कम लगती है और दोबारा इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ान भर सकता है, जो समताप मंडल है वहाँ पर, और स्थिर भी रह सकता है। सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। हैप्स की फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। इनका यूज कहाँ होता है, तो संचार में, सर्वेक्षण में, दूर संचार में। मतलब अगर आवश्यकता है कम खर्चे पर सैटेलाइट के जैसा काम लेने की, तो स्यूडो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया भाई, ये आपको याद रखना, श्रीहरिकोटा से नहीं बल्कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। तो आपको याद रखना है। इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था, जो पुष्पक था उसको भी चित्रदुर्ग में परीक्षण किया गया, और अब स्यूडो सैटेलाइट का भी परीक्षण चित्रदुर्ग में किया गया है। लेकिन इसका निर्माण किसने किया है, परीक्षण किसने किया है, तो CSIR के वैज्ञानिकों ने। और पुष्पक का किसने किया है, पुष्पक का किया है इसरो ने, याद रखिएगा। GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को इसने लॉन्च किया। तो GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होते हैं। जियोसिंक्रोनस आप लोग जानते हैं, पृथ्वी की एक कक्षा होती है, ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। उसमें चूँकि ज़्यादा ऊंचाई पर होती है और बड़े सैटेलाइट होते हैं, तो उनको प्रक्षेपित करने के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाता है। GSLV से इनसैट जो मौसम विज्ञान उपग्रह होते हैं, इनसैट की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो इनसैट को GSLV F-14 नामक लॉन्च व्हीकल से या फिर रॉकेट से लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। मौसम विज्ञान उपग्रह है इनसैट 3DS। इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी, भूमि, समुद्री सतहों, इन सब का सर्वेक्षण और निगरानी करते हैं सैटेलाइट। तो ये जो इनसैट 3DS है, ये पूर्णतः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, ये भी याद रखिएगा। तो GSLV की बात करें तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म होती है इनकी। और ये इनसैट और GSAT, इन्हीं दो टाइप के जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च करता है। ये भारी सैटेलाइट होते हैं और ऊंचाई पर 36,000 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट उसमें 36,000 किलोमीटर, और लो अर्थ ऑर्बिट उसमें 2,000 किलोमीटर। तो जो GSLV है, इसका इस्तेमाल GSO जो है उसमें सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए किया जाता है। और ये GSLV जो है ये 3 चरणीय होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो PSLV है वो 4 चरणीय होता है। कैसे याद रखना, G पहले आता है, उसके बाद P आता है, गिनती में भी 3 पहले आता है, उसके बाद 4 आता है, तो ऐसे जोड़ के दिमाग में बिठाए रखना। PSLV C-58 इम्पॉर्टेंट है, और इसकी डेट भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 जनवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया। और इसके जरिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसका नाम है एक्सपोसैट मिशन। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। ये PSLV की 60वीं उड़ान थी, ये भी याद रखना है। और एक्सरे जो खगोलीय स्रोत हैं, वहाँ से जो एक्सरेज उत्पन्न होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 2 पेलोड लेके गया है, पोलिक्स और एक्सपेक्ट, याद रखिएगा। इनको हमने पुरानी वाली दृष्टि में भी पढ़ा था। उद्देश्य क्या है एक्सपोसैट का, तो जो ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन तारे हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। और भारत जो है इनका अध्ययन करने के लिए इस तरह का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश अमेरिका है जिसने 2021 में IXPE नाम का एक मिशन लॉन्च किया था, याद रखिएगा। फिर साइकी अंतरिक्ष यान की बात करें तो ये अक्टूबर 2023 में नासा ने इसको लॉन्च किया है। फाल्कन हैवी रॉकेट जो कि SpaceX का है उसके जरिए लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, साइकी असल में एक क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड है, उसी का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। 2029 तक ये इस क्षुद्र ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा, क्षुद्र ग्रह तक पहुंच जाएगा साइकी मिशन, ठीक है। साइकी क्षुद्र ग्रह
खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्रग्रह था, एस्टेरॉयड था। और जो ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं उसमें साइकी को आत्मा की देवी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो साइकी मिशन नासा का है, किस लिए भेजा जा रहा है? साइकी का अध्ययन करने के लिए, जो कि एक एस्टेरॉयड है। साइकी अन्य एस्टेरॉयड से क्यों अलग है? क्योंकि जो सामान्य क्षुद्रग्रह होते हैं वो चट्टानी और बर्फीले होते हैं, लेकिन साइकी जो है वो चट्टान और बर्फ से अधिक धातुओं से मिलकर बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो धातु मतलब देवी की बात हो रही है। धातुओं का सोचो, अगर वहाँ धातुएं जो मिल गई तो किसी वरदान से कम नहीं होगा, इसलिए साइकी को देवी से जोड़ के याद रखिएगा। और एस्टेरॉयड आपको पता ही है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में रहते हैं। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, बस इतना ही याद रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है PSLV C-57 या फिर आदित्य L1 मिशन। मतलब आदित्य L1 मिशन को PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया PSLV C-57 से, याद रखिएगा। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये भारत का प्रथम सोलर मिशन है, याद रखिएगा। 6 जनवरी को 2024 को ये लग्रेंज पॉइंट को आगे पढ़ेंगे। लग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक हैलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। तो याद रखना है लॉन्च कब हुआ? 2 सितंबर को। कब? 2023। और हैलो ऑर्बिट में कब पहुंचा? तो 6 जनवरी को। 6 जनवरी को याद रखिएगा। ये हैलो ऑर्बिट पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो ये दूरी भी याद रखिएगा। और ये जो है अंतरिक्षयान आपको स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन में बना के दिया जा सकता है, तो उसको हल करने के लिए यहाँ पर जान लीजिए, ये ना तो सूर्य पर लैंड करेगा और ना ही उसके निकट जाएगा, लगातार उसका दूर से अवलोकन करेगा, याद रखिएगा। लग्रेंज पॉइंट क्या होता है? ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वो समान रहता है। मतलब पृथ्वी भी उसको नहीं अपनी ओर खींच पाएगी और सूर्य भी अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। एक तरह से ये संतुलन की अवस्था में रहता है, ऐसा पॉइंट होता है। तो ये एक पॉइंट है L1, जिसको लग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इस तरह के कुल 5 पॉइंट हैं, ये संख्या भी याद रखिएगा। उन 5 में से एक को आदित्य के लिए चुना गया है। और ये आदित्य L1 कितने पेलोड लेके गया है? ठीक है, पेलोड आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं पेलोड। 7 पेलोड लेके गया है। इन 7 में आपको एक को याद रखना है, जिसका नाम भी आपको याद रहेगा, पापा। फरवरी 2024 में पापा ने एक डेटा भेजा है। वो काहे का है? कहा है कि जो कोरोनल मास इंजेक्शन है उसकी एक तस्वीर भेजी है, उसका पता लगाया है फरवरी 2024 में। ठीक है, कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? जो सूर्य की सतह है उससे कुछ हवाएं चलती हैं, जिनको सोलर विंड भी कहा जाता है। इन हवाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और नाभिक होते हैं। नाभिक में ही आपको पता है कि प्रोटॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये जब आयन मंडल में पहुँचती हैं या पृथ्वी के वायुमंडल या अंतरिक्ष में पहुँचती हैं तो कुछ व्यवधान पैदा कर देती हैं। तो जैसे GPS बिगड़ जाता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट वगैरह सिग्नल वगैरह आते हैं जिन चीज़ों में, टीवी के, वो सब गड़बड़ा जाते हैं। तो यही पूरी घटना जो है क्या कहलाती है? कोरोनल मास इंजेक्शन। तो एक तरह से जो व्यवस्था है GPS वगैरह की, उसमें एक इंजेक्शन लग जाता है। कोरोना से ये हवाएं जो हैं वो सौरपवनें उड़ती हैं, याद रखिएगा। कोरोना जो है एकदम बाहरी हिस्सा होता है सूर्य का, याद रखिएगा। और कहा है ये जो हैलो ऑर्बिट है, इसे पूरा इसका चक्कर लगाने में आदित्य को कितने दिन लगते हैं? तो 178 दिन, याद रखिएगा। क्योंकि इसने अपना एक चक्कर पूरा जो है वो कब किया? 2 जुलाई को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 2 जुलाई। तो 2 सितंबर को लॉन्च हुआ, 6 जनवरी को हैलो ऑर्बिट में पहुंचा, और उसके बाद 2 जुलाई 2024 को इसने एक चक्कर लगा लिया 178 दिनों में। नवमित्र एक डिवाइस है, इसरो ने इसका परीक्षण किया। कहाँ पर? केरल में एक उपनगर है नींदकारा। काम क्या है इसका? काम है जो मछुआरे जाते हैं समुद्रों में, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके बारे में जानकारी देना, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। लूना 25 मिशन इंपॉर्टेंट तो विशेष तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाने रहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। रूसी चंद्र लैंडर मिशन था, मतलब ये भी चंद्रमा पर लैंड करने वाला मिशन था। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रासकॉस्मोस। उससे अगस्त 2023 में सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर ये बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास उतरने वाला था, लेकिन संपर्क जब इसका नियंत्रण केंद्र से, कंट्रोल सेंटर से टूट गया तो ये उसकी सतह से टकराकर नष्ट हो गया। मतलब तेजी से उतरा, धड़ाम से गिरा और नष्ट हो गया। इसको रूस और चीन ने मिलकर तैयार किया था, याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। किस रॉकेट से किया गया? तो LBM-3M4। कैसे याद रखना है रॉकेट का नाम? चंद्रयान 3 है तो LBM-3 हो गया है। और ये LBM-3 की चौथी उड़ान थी,
ठीक है। तो ये जो चौथी उड़ान है वो 4 ये वाला है। तो इस तरह से उड़ान को भी याद रखिएगा। चौथी उड़ान थी, चौथी उड़ान थी 14 जुलाई को। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से। 3 इसके घटक हैं। एक हो गया है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा हो गया लैंडर मॉड्यूल, तीसरा हो गया रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया था। ये एक तरह से ईंधन, इसमें दहन होता है ईंधन का, और ये जो है थ्रस्ट पैदा करता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो नीचे से उठने में तो थ्रस्ट पैदा ही करता है। इसके अलावा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने के लिए भी, कक्षा बदलने के लिए भी प्रोपल्सन मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल था। लैंडर मॉड्यूल जो सतह पर लैंड करेगा, इसी के अंदर था रोवर। तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। ठीक है, विक्रम हमारे यहाँ क्या होता है? ऑटो होता है, पीला वाला, आपने देखा होगा। ठीक है, तो विक्रम जो है कहाँ पहुंचा? अंतरिक्ष में। और इस विक्रम में कौन बैठा था? रोवर। और रोवर क्या करता है? रोवर जो है सतह पर घूम घूम के ज्ञान अर्जित करता है। तो रोवर मतलब वह जो चंद्रमा की सतह पर घूम घूम के अर्जित करे ज्ञान, उसका नाम है प्रज्ञान। तो रोवर का नाम था प्रज्ञान, और लैंडर का नाम, जिसमें वो बैठ के गया जिस ऑटो में, उसका नाम था विक्रम। ऐसे याद रखिएगा। 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल लैंड कर गया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, सॉफ्ट लैंडिंग की। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन हमसे पहले ऐसा कर चुके थे। जापान 5वां देश बन गया हमारे बाद, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है चंद्रयान 3, और जहां पर उतरा है उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है। अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 23 अगस्त को उतरा है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसको घोषित किया गया है 23 अगस्त को। और चंद्रयान 2 इससे पहले वाला मिशन था, वो जिस स्थान पर उतरा था उसे तिरंगा नाम दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट बना देगा कि चंद्रयान 2 की जगह 3 कर देगा और तिरंगा बताएगा। तो बढ़िया से देख के फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। विक्रम लैंडर में कई चीज़ें लगी हुई थी, उनमें से एक था चेस्ट। इसने अपना काम किया और बताया कि जो सॉइल है चंद्रमा की, उसकी ऊपरी सतह का तो टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। चेस्ट मतलब छाती, छाती मतलब गर्मी। कहते हैं ना तुम्हारी छाती में कितनी गर्मी है, तो चेस्ट मतलब चेस्ट ने गर्मी बताई 40 से 50 डिग्री। लेकिन कहा कि 80 mm नीचे एकदम टेम्परेचर -10 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मृदा है चंद्रमा की, ऊपरी मृदा है, टॉप सॉइल, वो एक थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करती है। ऐसा किसने बताया? चेस्ट ने। फिर है लाइव्स, मतलब लाइव मतलब जीवन, जीवन मतलब मृदा। इसने मृदा के जीवन की बात की, वो किन किन घटकों से मिलकर बनी है। तो बताया है, लाइव्स ने बताया है कि सल्फर, उसकी मृदा में सल्फर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। मतलब जो जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं लगभग या कमोबेश वही चीज़ें वहाँ भी हैं मृदा में, याद रखिएगा। रंभा जो दक्षिण भारत की हीरोइन है, मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, उसने चंद्रमा के प्लाज्मा वातावरण का, ठीक है, उसका अध्ययन किया है, उसका मापन किया है। इल्सा ने उस पर वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया। तो ये जो उपकरण हैं जो लैंडर में लगे हुए थे, इनके सबके काम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, इसके कुल उपग्रह 146 हो गए हैं, याद रखिएगा। बृहस्पति के बाद इसने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया, उसके 95 उपग्रह हैं। 100 उपग्रह पार करने वाला ये सौर मंडल का पहला ग्रह बन गया है, याद रखिएगा। शनि का जो उपग्रह है टाइटन, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? बृहस्पति का, उसका नाम है गैनीमीड। तो गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट टाइटन है, जो कि शनि का है। शनि के कुल 146 हो गए, आपको ये आंकड़ा भी याद रखना है। बृहस्पति के 95 हैं, और यूरेनस तीसरे स्थान पे जिसके 28 हैं। मंगल की 2 हैं, कौन कौन से हैं आप नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और पृथ्वी का 1 है, उसका भी नाम बताइए। पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है? शुक्र एक भी नहीं है, बुध का 1 भी नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा खगोलीय जो घटनाक्रम था साल भर का, उसको अच्छे से तैयार किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। यार आप लोग अपना योगदान देते रहिए और बढ़िया से पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।